जय जगन्नाथ। इस रास्ते पे हम खड़े हैं वो कोई आम रास्ता नहीं है। हमारे सामने है जगन्नाथपुरी टेम्पल और यहाँ से शुरू होती है हमारी रथ यात्रा, जो कि हर साल जुलाई के महीने में होती है। भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न होकर बोले कि मैं 7 डेज के लिए एवरी ईयर आई विल कम टू योर होम। पीछे है गुंडीचा माता का मंदिर, जहाँ पे बलराम जी का काला है, जगन्नाथ जी का सफेद है। हमारे पीछे है उड़ीसा का भव्य मंदिर जगन्नाथपुरी है, तो वो उसके आगे सोने के झाड़ू से ऐसा कहा जाता है कि वो बुहारते हैं। तो आप देख है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। आज शाम बहुत सुंदर इवनिंग बिताने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि आज रात में अगर दर्शन हो जाए तो हम लोग कर लेंगे जगन्नाथ जी का। तो उसके पहले हल्का फुल्का कुछ खाना हो जाए, तो हम लोग आए हैं मोमोज खाने, वाव मोमोज में। वाव मोमोज है और देखते हैं कैसा मोमोज हो रहा है। और ये हमारा मोमोज आ चुका है, यू कैन सी। हल्का चटनी के साथ काफी बढ़िया है, लाइक हिमालय। जिस रास्ते पे हम खड़े हैं वो कोई आम रास्ता नहीं है। हमारे सामने है जगन्नाथपुरी टेम्पल और यहाँ से शुरू होती है हमारी रथ यात्रा, जो कि हर साल जुलाई के महीने में होती है। तो रथ यात्रा तो हम सबको पता है कि कितना वृहद होता है। यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं होती है, पूरा जन सैलाब होता है, कोने कोने में लोग एकदम घर के गलियों में घुसे रहते हैं और कदम रखने का भी जगह नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि वो जिस रथ से जाते हैं उसका जो रस्सी होता है बस उसको टच कर ले, जिससे कि उनकी सारी ब्लेसिंग्स जो भी है उनको मिल जाएगा। तो होता क्या है, रथ यात्रा में जगन्नाथ टेम्पल से तीनों स्टैचूज को जगन्नाथ भगवान, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा को लेके 3 अलग अलग रथों पे गुंडीचा टेम्पल लेके जाया जाता है, जो कि इसी रास्ते पे जब आप आगे जाते हैं तो पड़ता है। अब गुंडीचा एक्चुअली में एक विमेन का नाम था, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं उसके साथ। जो राजा इंद्रद्युम्न थे, जिन्होंने जगन्नाथपुरी टेम्पल का निर्माण किया था, लीजेंड के अकॉर्डिंग उनकी वाइफ थी गुंडीचा और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रेयर किया था। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न होकर बोले कि मैं 7 डेज के लिए एवरी ईयर आई विल कम टू योर होम, तो मैं आपके घर पे आऊँगा 7 दिनों के लिए। तो हर साल यही रथ यात्रा होती है, धूमधाम से मनाया जाता है। गुंडीचा के घर पे भगवान जी को ले जाया जाता है एंड देन 10 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है, फिर से जगन्नाथ में लेकर आ जाते हैं। अब वैसे ही गुंडीचा मंदिर में पूरे साल कोई मूर्ति नहीं होती है, लेकिन जब 7 दिन जब वहाँ पे भगवान रहते हैं जगन्नाथ, तो पूरा का पूरा काम धाम जो कि जगन्नाथ टेम्पल में होता है, जैसे कि महाप्रसाद वितरण हो गया, विमला माता के पास उनका भोग लगाना हो गया, सब कुछ, सारे पांडा सब लोग वहीं पे रहते हैं। तो ये है हमारी लीजेंड से रिलेटेड कहानी और ये है रास्ता जो हर साल प्रतीक बनता है, देखता रहता है कि इतने बड़े माइथोलॉजिकल कहानी का एक पार्ट बनता है ये। और ना जाने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं जगन्नाथ टेम्पल के इस रथ यात्रा पे, ना जाने कितने फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और हर एक इंडियन का ये होता है सपना कि एक बार जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा हो तो वहाँ पे मैं जाके इस रोड पे चलते हुए उस रथ को एक स्पर्श कर पाऊँ। जय जगन्नाथ। मेरे पीछे है गुंडीचा माता का मंदिर, जहाँ पे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा को लेकर आया जाता है। यहाँ से जो गुंडीचा टेम्पल है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा जगन्नाथ टेम्पल है, जो कि इस चौड़े से रोड से होते हुए जाता है, क्योंकि रथ यात्रा यहीं पे होती है। इस रोड पे हर चीज़ मूवेबल है, यहाँ तक कि ट्रैफिक जो लाइट लगाया गया है वो भी चक्के पे, ताकि जब रथ आए तो वो भी मूव कर सके वहाँ पे। तो गुंडीचा माता जो कि इंद्रद्युम्न की वाइफ थी, कहा जाता है कि वो जगन्नाथ भगवान की मौसी थी। तो जब वो अपनी मौसी के घर आते हैं तो यहाँ पे उनका आओ भगत से गुंडीचा माता स्वागत करती है। बहुत तरह के पकवान बनते हैं और पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया, मंदिर का कार्यभार 7 दिन तक यहाँ होता है। तो एक दिन भगवान जब आते हैं, 7 दिन यहाँ ठहरते हैं और एक दिन फिर उनका रिटर्निंग टाइम होता है। तो पूरा ये 9 दिन का लगभग फेस्टिवल होता है और ये पूरा ग्रैंड सेलिब्रेशन है। इंडिया की शान है
जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। और इसकी कहानी शुरू होती है मंदिर से, गुंडीचा टेम्पल, और गुंडीचा टेम्पल से फिर मंदिर की ओर। ये टेम्पल भी कलिंग आर्किटेक्चर के ही तहत बनाया गया है, लेकिन अभी इसमें एंट्री अलाउड नहीं है क्योंकि ये मंदिर हमेशा बंद ही रहता है, बस 7 दिन के लिए ओपन होता है। यहाँ पे उड़ीसा पुलिस के बैठे भी हुए हैं अंकल, एंड ही सेइंग कि मतलब यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। आप मंदिर के अंदर मतलब वास्तुकला वगैरह कुछ नहीं देख सकते हो, बस आपको ये गेट देखने को मिलता है कि हाँ ये चीज़ है। अगर आपको दर्शन करना है इस मंदिर के अंदर भगवान का, तो आपको रथ यात्रा के समय ही आना होगा। बलराम जी का काला है, जगन्नाथ जी का सफेद है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं पता चलता। हमारे पीछे है उड़ीसा का भव्य मंदिर जगन्नाथपुरी, जो अपने कलिंग आर्किटेक्चर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अभी रात के 9 बजे हुए हैं और यहाँ का चहल पहल देख के ये लग नहीं रहा है कि लोग यहाँ पे जल्द सोने वाले हैं। रात को 1-2 बजे तक ऐसी ही भीड़ होती है यहाँ पे। दिन में तो थोड़ी सी सुबह में शांति रहती है और पूरे दिन भर पूरे देश से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। कोई बनारस से आता है, तो कोई उत्तराखंड से आता है, तो कोई साउथ इंडिया से आता है, क्योंकि ये 4 धाम में एक पवित्र धाम माना गया है जो कि पुरी के तट पे, समुद्र तट पे बसता है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे टेम्पल के। इस टेम्पल में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, बाहर से ही इसकी भव्यता का नज़ारा हम लोग देख सकते हैं। ऊपर पताका एकदम झंडा फहर रहा है, लहरा लहरा के हवाएं आ रही है समुद्र से उठती हुई, और उन झंडों के साथ जब वो टच हो रही है तो उस मंदिर के शान को और बढ़ा दे रही हैं। इस मंदिर के आसपास बहुत सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो लगभग पिंक कलर से सारा कलर्ड है, जो इसके और भी यूनिकनेस को बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि पिंक सिटी अब जयपुर के बाद इसका ही नाम दे दिया जाए। और कल है जन्माष्टमी का फेस्टिवल, और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे और भी शोर शराबे और पूरे एकदम उत्साह के साथ लोग तैयारियां कर रहे हैं जगन्नाथ जी का बर्थडे मनाने के लिए, दैट इज़ कृष्ण जन्माष्टमी। तो अंदर में भी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। महाप्रसाद इस समय भी मिल रहा होगा, आप अंदर जा सकते हो, रात के समय आराम से घूम सकते हो। और मंदिर में एंट्री का समय 10 बजे तक होता है, लेकिन अगर आप 9, साढ़े 9, 10 बजे एंट्री कर लियो, आराम से 11-12 बजे रात तक घूम सकते हो। कहते हैं कि रात के समय पर दर्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये है हमारा एकदम शोरगुल से, उत्साह से भरा हुआ जगन्नाथ मंदिर के आसपास का प्रांगण। हो भी क्यों ना, जगन्नाथ भगवान को कहा जाता है कि वो ऐश्वर्य के देवता हैं, तो ऐश्वर्य के पास तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी ही। वैसे भी पहले जब मंदिरों का निर्माण होता था तो वो इसीलिए मतलब वहाँ पे एक टेम्पल टाउन ही बन जाता था। मंदिर के आसपास की अर्थव्यवस्था हमेशा से ही मंदिर पे ही आश्रित रही है, और भले ही हम ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन पुरी का मैक्सिमम, यहाँ तक कि 20 से कई गुना ज़्यादा इकॉनमी का सोर्स, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ इर्द गिर्द घूमता है जगन्नाथपुरी मंदिर के। यहाँ तक कि जो उड़ीसा पुलिस है, उनके ड्रेस पे भी यही लिखा रहता है कि जगन्नाथ मंदिर पुलिस। और हम लोग को लगा कि वो स्पेशली मतलब अलग से उन लोगों को ट्रेन किया गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी शुभ काम करने से पहले, जैसे कि 1947 से पहले जब ये एक राजा के कंट्रोल में हुआ करता था जगन्नाथ मंदिर, तो भी, और यहाँ पे अभी भी जो टिटुलर राजा हैं, जो किंग हैं, जब यहाँ से रथ यात्रा निकलता है तो वो उसके आगे सोने की झाड़ू से ऐसा कहा जाता है कि वो बुहारते हैं। तो आप देख सकते हो यही रास्ता है जहाँ पे असंख्य श्रद्धालु आते हैं विश्व भर से, और जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी बुद्धि का विकास करें, उनको भी ऐश्वर्य प्रदान करें और एक सक्सेसफुल लाइफ जीने में मदद करें।
पुरी के मंदिर के अंदर प्रांगण में हम लोग आ चुके हैं। फ़ोन तो जमा गेट पे ही हो जाता है, लेकिन जो मंदिर का बाहरी हिस्सा है वहाँ पे आप फ़ोन लेके कुछ देर तक परिक्रमा कर सकते हो, फोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया गया है और चारों तरफ बैठने की भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था करी गई है। और मंदिर में चारों तरफ से दरवाजे हैं, पश्चिमी द्वार, उत्तरी द्वार, दक्षिणी द्वार। तो पश्चिमी द्वार थोड़ा सा शांत होता है, हमने वहाँ से एंट्री करी है। उसके बाद आप थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे हवा आनंद ले सकते हो, मंदिर की वास्तुकला को महसूस कर सकते हो, अलाइनमेंट देख सकते हो, कलिंग आर्किटेक्चर को अप्रिशिएट कर सकते हो और उनके पिक्चर्स ले सकते हो। उसके बाद अपना शूज़ और फ़ोन सब जमा करके अंदर मंदिर के जाना होता है। जब पहली बार लिंगराज मंदिर में हम लोगों को चप्पल और फ़ोन जमा करना पड़ा तो बहुत बुरा लग रहा था कि फ़ोन कैसे जमा कर दे, पिक्चर्स कैसे लेंगे। लेकिन जब हम लोग अंदर गए और 3-4 घंटे तक हमें बिल्कुल फ़ोन का याद ही नहीं आया, तो लगा कि ये अच्छी चीज़ है कि हमसे फ़ोन जमा करा लिया जाता है, ताकि हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए इसका निर्माण किया गया है मंदिर का, उसमें लगा रहे, उसमें खो जाए हम लोग। नहीं तो हम चाह के भी, अगर हमारे पास फ़ोन होता है और चाह के भी हम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कुछ भी सुंदर दिखेगा लगेगा कि फटाक से जल्दी से क्लिक करो। और क्लिक करने के लिए तो आपका बाहर का एरिया पर्याप्त है ना। मंदिर का तो वैसे भव्य जो पिक्चर्स है वो रोड से ज़्यादा अच्छे से क्लिक हो पाता है, क्योंकि जितना बहुत बड़ा है तो जितना इसका आपको ग्रैंडनेस फील करना है वो उतना ही दूर से महसूस होता है। ऐसा ही लिंगराज मंदिर के साथ भी है। अंदर जाओगे तो आपको लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर का और जगन्नाथपुरी बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेंगी। एक्चुअल में देखा जाए तो भुवनेश्वर में जितने भी मंदिर बने हैं और यहाँ तक कि कोणार्क का सूर्य मंदिर और उड़ीसा के सारे मंदिर एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर से आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलिंग आर्किटेक्चर। और क्योंकि यहाँ के जो शिल्पकार थे वो स्पेशली ट्रेंड हो गए थे, तो उनको जो भी चीज़ें बनानी होती थी वो एकदम ब्यूटीफुल, अपने मतलब एक तरीके का उनका स्पेसिफिक आर्ट तो था, वो एक्सपर्ट थे उन चीज़ों में। पत्थरों में वो जान डाल लेते थे। ऐसे कोई पत्थर का टुकड़ा दीजिए और उसमें वो इतनी सुंदर प्रतिमा उकेरते थे, चाहे वो भगवान की प्रतिमा हो, चाहे नृत्यांगना की प्रतिमा हो, चाहे कपल्स का कोई पोज हो, या फिर कोई स्टोरी ही क्यों ना हो कि राजा हैं वो, जैसे महात्मा बुद्ध के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डेडिकेटेड है, किस तरीके से अशोका कलिंग वार के बाद अपने आप को समर्पित कर देते हैं बुद्धिज़्म को। और बहुत सारी ऐसी तरह तरह की कहानियां हैं जो कि इन पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्लावर्स बनाए गए हैं, ऐसे गोल 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 घुमाकर, बेला फ्लावर, पत्तियां, मतलब देखोगे आप ना तो लगेगा कि इस एक ही हिस्से को घंटों देखते रह जाए, फिर दूसरे हिस्से पे नज़र जाएगी आपकी। यही है हमारा पुरी का टेम्पल। अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि रात को 11 या 12 भी बज सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको अलाउड होता है वंस यू गेट एंट्री। इस समुद्र के इस किनारे को तो हम देख पा रहे हैं और इस किनारे हम ये भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, लेकिन उस किनारे क्या होगा। वैसे ही जीवन रूपी अस्तित्व में इस जीवन के बारे में तो हमें पता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, ये दोनों चीज़ें बहुत मैच कर जाती हैं जब हरिवंश राय बच्चन की इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो, बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियाँ बहती रसना तो बूंदे पाती है, जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। सरताल मई वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे, मेरे सुमनों की गंध कहीं यह हवाएं उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानो की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी जाएंगे,
है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवस्था है ज्ञात किसे जितना हमको। कह तो सकते हैं कह कर ही, कह तो सकते हैं कह कर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए, वे भार दिए धर कंधों पे जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के सपनों के भीतर, महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा। उनमें ऐसी हलचल भर दी दो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियाँ आएंगी जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छुप जाएंगी। जब निज प्रियतम का शौ रजनी तम की चादर से ढक देगी। जब रवि शोषित पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब तेरा मेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा कोयल न कुहुक फिर पाएगी। बुलबुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदनों पल्लव के स्वर भर भर न सुने जाएंगे। अली अवली कलिदल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी। जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सुन काल प्रबल का गुर गर्जन, निर्झरणी भूलेगी नर्तन। निर्झर भूलेगा निष्टलमल सरिता अपना कलकल गायन। वह गायन नायक सिंधु कहीं चुपको छिप जाना चाहेगा। मुँह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नरगढ़। संगीत सजीव हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएंगे, तब प्राण तुम्हारे तंत्री का जड़तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी। मैं आज चला तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से। मेरा तो होता मन डगमगमग तट पर के ही हलकोरों से। जब मैं एकाकी पहुँचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार न जाने क्या होगा। थैंक यू।